तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉरेक्स चैप्टर। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ और वो ये है कि दिस इज़ नॉट करेंसी स्वैप स्टडीड इन डेरिवेटिव चैप्टर। तो जो करेंसी स्वैप मैंने आपको पढ़ाया था डेरिवेटिव चैप्टर में, उसकी यहाँ पर बात नहीं चल रही है। यहाँ पर दूसरे टाइप के स्वैप की बात चल रही है। ठीक है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरी बात, उस करेंसी स्वैप को इस स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक मत कीजिएगा। वो एक अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक है और अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट होंगी करेंसीज, जैसे कि रुपीज़ हो गया, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, और डेरिवेटिव उससे जो बना है वो है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉरेक्स चैप्टर में स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करेगा। तो दो पार्टीज मैंने ली है, एक है बी और एक है ए। ठीक है, ए बी को कोई करेंसी देगा और जो बी है वो ए को कुछ करेंसी देगा। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक एक्सचेंज नहीं आता बीच में, यानी कि यहाँ पे मैंने स्टॉक एक्सचेंज नहीं बनाया। यहाँ पर ए और बी अपने घर में बैठ के आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टी इजिकल टू ज़ीरो, यानी कि आज दोनों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, आज दोनों ने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसके पहले उन लोगों ने क्या किया, उसके पहले उन लोगों ने एक दूसरे को करेंसी ट्रांसफ़र कर दी। यानी कि ए ने करेंसी नंबर 1 बी को दे दिया और बी ने करेंसी नंबर 2 ए को दे दिया। ठीक है, तो अभी ए के पास क्या पड़ा है, तो ए के पास करेंसी नंबर 2 पड़ा है और बी के पास क्या पड़ा है, तो बी के पास करेंसी नंबर 1 पड़ा है। अब इन लोगों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, इन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो ए है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल करेंसी 2 एंड बाय करेंसी 1 एट द रेट अग्रीड रेट एट द रेट टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी। और बी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल द करेंसी 1 एंड बाय करेंसी 2 एट द रेट अग्रीड रेट एट द रेट टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी। इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो टी इज इक्वल टू ज़ीरो को ए ने करेंसी नंबर 2 ले ली, ये वाला एरो दिख रहा होगा आपको। टी इजिकल टू ज़ीरो को जो ए वाली पार्टी है उसने करेंसी नंबर 2 अपने पास रख लिया। अब वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि यही करेंसी 2 को वो मैच्योरिटी डेट के दिन एक अग्रीड रेट में वापस करेगा। ठीक है, अब बी के पास क्या पड़ा हुआ है, बी के पास करेंसी नंबर 1 पड़ा हुआ है टी इजिकल टू ज़ीरो में। तो जो बी है वो करेंसी नंबर 1 वापस कर देगा ए को एट द रेट अग्रीड रेट। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आज जो मेरे पास करेंसी आ गई, मतलब ए के पास कौन सी करेंसी आ गई, ए के पास करेंसी नंबर 2 आ चुकी है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि करेंसी नंबर 1 जो है वो बढ़ जाए अगेंस्ट करेंसी नंबर 2 मैच्योरिटी डेट के दिन। ऐसा करने से उसको प्रॉफिट कैसे होगा, तो ऐसा करने से उसको प्रॉफिट इस तरीके से होगा कि वो करेंसी नंबर 1 बाय कर लेगा एट द रेट अग्रीड रेट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और सेल कर देगा करेंसी नंबर 1 एट द रेट स्पॉट रेट टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी। इसका मतलब ये निकलेगा कि करेंसी नंबर 1 जो बाय करेगा, ठीक है, वो टी इज़ टू मैच्योरिटी को बाय करेगा और उसके बदले में करेंसी नंबर 2 दे देगा। तो करेंसी नंबर 1 वो बाय करेगा अग्रीड रेट पे और वो एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है कि करेंसी नंबर 1 बढ़ जाए अगेंस्ट करेंसी नंबर 2। तो जो करेंसी नंबर 1 उसके पास आ जाएगी उसको वो स्पॉट मार्केट में बेच देगा, स्पॉट रेट मैच्योरिटी, यानी कि ऊंचे दाम में करेंसी नंबर 1 बेच देगा और नीचे दाम में करेंसी नंबर 1 बाय कर लेगा फ्रॉम बी और वहाँ से प्रॉफिट कमा लेगा। बी क्या सोच रहा है, तो बी की एक्सपेक्टेशन क्या है, बी की एक्सपेक्टेशन ये है कि करेंसी नंबर 2 बढ़ जाए अगेंस्ट करेंसी नंबर 1। ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे वो करेंसी नंबर 2 बाय कर लेगा एट द रेट अग्रीड रेट फ्रॉम ए और सेल कर देगा करेंसी नंबर 2 एट द रेट स्पॉट रेट टी टू मैच्योरिटी। मतलब ऊंचे दाम में करेंसी नंबर 2 बेच देगा और नीचे दाम में करेंसी नंबर 2 बाय कर लेगा फ्रॉम ए। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि जो ए है वो अपना फ़ायदा सोच रहा है और जो बी है वो अपना फ़ायदा सोच रहा है। ए सोच रहा है कि करेंसी नंबर 1 बढ़ जाए और करेंसी नंबर 2 गिर जाए, और जो बी है वो सोचा करेंसी नंबर 2 बढ़ जाए और करेंसी नंबर 1 गिर जाए। तो दोनों अपना अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। मैच्योरिटी डेट को क्या होगा, मैच्योरिटी डेट को तो जो करेंसी नंबर 1 ए ने बी को दिया टी इजिकल टू ज़ीरो में, वो उससे वापस ले लेगा अग्रीड रेट पे। तो टी टू मैच्योरिटी को अग्रीड रेट पे करेंसी नंबर 1 ए के पास वापस आ जाएगी और वो करेंसी नंबर 2 दे देगा बी को। तो इस तरीके से स्वैप कॉन्ट्रैक्ट काम करता है।
कि t इज इक्वल टू 0 को आप एक करेंसी देते हो, दूसरी करेंसी ले लेते हो और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि जो दूसरी वाली करेंसी है वो वापस कर दी जाएगी एट द रेट अग्री रेट, और पहली वाली करेंसी भी वापस कर दी जाएगी एट द रेट अग्रीड रेट, और इस तरीके से आपस में करेंसी एक्सचेंज हो जाएंगे। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रिल डिप इंक, a US based company, has won a contract in India for drilling oil field. The project will require an initial investment of 500 crore. The oil field along with equipment will be sold to Indian government for rupees 740 crore in 1 year time. Since the Indian government will pay for the amount in Indian rupees, the company is worried about the exposure due exchange rate volatility. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ड्रिल डिप इंक है वो यूएस की कंपनी है, और अगर वो यूएस की कंपनी है तो उसकी जो होम करेंसी होगी वो डॉलर होगी। उसको इंडिया में एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ड्रिलिंग करने का। इस ड्रिलिंग करने के लिए उसको इंडिया में 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मतलब उनको अपने जेब से 500 करोड़ गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। और एक साल बाद गवर्नमेंट को जब वो इक्विपमेंट वगैरह बेच देगी तो गवर्नमेंट उसको 740 करोड़ रुपीज़ दे देगी। इसका मतलब ये निकल रहा है कि यूएस बेस्ड कंपनी के लिए जो फॉरेन करेंसी है वो रुपीज़ है, और इस कंपनी के लिए 740 करोड़ एक तरीके से फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है। तो कंपनी को डर लग रहा है कि जो फॉरेन करेंसी उसको रिसीव होने वाली है, यानी कि 740 करोड़ रुपीज़ रिसीव होने वाले हैं, वो गिर ना जाए, यानी कि फॉरेन करेंसी गिर ना जाए अगेंस्ट होम करेंसी। तो उनको एक एक्सपोजर फील हो रहा है, तो उनको हेजिंग करनी है यूजिंग द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्वैप दैट विल हेल्प द ड्रिल ड्रिप टू रिड्यूस द एक्सचेंज रेट रिस्क। मैंने आपको कई बार बताया है कि एक्सचेंज रिस्क कम करने का मतलब होता है हेजिंग कर लेना, यानी कि हेजिंग का मतलब होगा एक्सचेंज रिस्क को या तो कम कर देना या तो कम्प्लीटली ख़त्म कर देना। तो ड्रिल डिप स्वैप कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना चाहती है हेजिंग करने के लिए। तो होगा क्या? तो होगा यूँ कि टी इजिकल टू 0 को ड्रिल डिप जो इंक है यूएसए की, उसकी होम करेंसी डॉलर में है, वो फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी कि रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करेगी, इंडियन गवर्नमेंट को दे देगी 500 करोड़, और एक साल बाद टी इजिकल टू मैच्योरिटी को इंडियन गवर्नमेंट 740 करोड़ रुपीज़ ड्रिल डिप को दे देगी। तो ड्रिल डिप के लिए ये फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, यानी कि 740 करोड़ रिसीवेबल एट टी इजिकल टू मैच्योरिटी, दैट इज़ इन 1 ईयर। तो एक साल बाद ड्रिल डिप को 740 करोड़ रुपीज़ मिलने वाले हैं, यानी कि फ़ॉरेन करेंसी रिसीव होने वाली है। एक्सचेंज रिस्क ये फील हो रहा है कि फ़ॉरेन करेंसी गिर ना जाए और होम करेंसी बढ़ ना जाए, यानी कि जो रुपीज़ है वो गिर ना जाए और डॉलर बढ़ ना जाए, इसलिए स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी कि हेजिंग करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं हेजिंग किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले तो ड्रिल डिप जो इंक है उसको ये पता है कि उसे इंडिया में 500 करोड़ रुपए लगाने हैं, और एसएफएम में हम मान के चलते हैं कि हमारे जेबें खाली हैं, यानी कि ड्रिल डिप इंक के पास कुछ भी खुद का पैसा नहीं है। तो ड्रिल डिप इंक क्या करेगी? डॉलर लोन ले लेगी अपने बैंक से। तो सबसे पहला जो इवेंट होने वाला है वो ये है कि ड्रिल डिप इंक डॉलर लोन ले लेगी अपने बैंक से, फिर डॉलर लोन स्पॉट मार्केट जाके दे देगी और 500 करोड़ रुपया ले लेगी। मान के चलो पार्टी नंबर 1 उसको मिल गई स्पॉट मार्केट में, और उसको डॉलर लोन दे दिया विच इज़ इक्विवेलेंट टू द रुपीज़ 500 करोड़। तो 500 करोड़ ले ली ड्रिल डिपिंग। तो ये हो गया सेकेंड इवेंट। इसके बाद ड्रिल डिप इंक 500 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट को लाके दे देगी और अपना काम चालू कर देगी। मान के चलो इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 1 को लाके दे दी। तो जैसा कि ड्रिल डिप इंक को करना था 500 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया, ठीक है। फिर क्या होगा? मैच्योरिटी डेट को क्या होगा? मैच्योरिटी डेट को इंडियन गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट नंबर 1 है वो 740 करोड़ रुपए ड्रिल डिप को दे देगा। सबसे पहला इवेंट हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट से 740 करोड़ रुपए वसूल लिए। इसको क्या करना है? इसको पहले तो 500 करोड़ रुपए पार्टी नंबर 1 को दे देना है और उससे डॉलर लोन वापस ले लेना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पार्टी नंबर 1 के साथ हमने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया था। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में मैंने डॉलर लोन ले दिया
और 500 करोड़ ले लिया, और हमने डिसाइड किया कि फ्यूचर डेट में 500 करोड़ वापस कर देंगे, डॉलर लोन ले लेंगे। तो ये स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो 500 करोड़ पार्टी नंबर 1 को वापस कर दूंगा और डॉलर लोन ले लूँगा। बट मेरे पास 240 करोड़ भी बच गए हैं। ये 240 करोड़ का क्या करूँगा, तो इसको स्पॉट मार्केट ले जाऊँगा और स्पॉट मार्केट में 240 करोड़ रुपए दे दूंगा और डॉलर एट द रेट स्पॉट रेट T0 मैच्योरिटी ले लूँगा, कलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे हाथ में जो 740 करोड़ रुपए T मैच्योरिटी को आए, उसमें से एक हिस्सा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में काम आ गया, यानी कि 500 करोड़ रुपए पार्टी नंबर 1 को दे दिए और डॉलर लोन उससे ले लिया, और जो बचा हुआ 240 करोड़ था उसको स्पॉट मार्केट में रुपया दे के आ गया और होम करेंसी यानी कि डॉलर लेके आ गया। यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था कि मैं स्पॉट मार्केट गया, तो जब मैं स्पॉट मार्केट गया वहाँ पे पार्टी नंबर 1 मिला, उसके साथ मैंने स्पॉट मार्केट के रेट पर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसा मेरा कहने का मतलब था। तो मेरा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट T=0 को हो चुका था एट द रेट स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट पे मैंने डॉलर लोन दे दिया था, 500 करोड़ ले लिया था। तो वही 500 करोड़ मैंने सेकेंड नंबर इवेंट में वापस कर दिए और डॉलर लोन ले लिया, और साथ ही साथ मैंने कुछ और डॉलर स्पॉट मार्केट से भी कलेक्ट कर लिए, यानी कि 240 करोड़ रुपए दे दिया और डॉलर ले लिया। अब बैंक का फ़ोन आ गया कि भैया हमारा लोन चुका दो इंटरेस्ट के साथ। तो बैंक का जो लोन है वो इंटरेस्ट के साथ चुका दिया, पांचवा इवेंट। तो मैं समराइज़ कर लेता हूँ कि मैच्योरिटी डेट को क्या क्या हुआ। सबसे पहले 740 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट ने दिया, इसमें से 500 करोड़ वाला जो बैग अलग किया और 240 करोड़ का बैग अलग किया। 500 करोड़ का बैग स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम आ गया, 500 करोड़ दे दिया, डॉलर लोन ले लिया, और 240 करोड़ रुपए जो थे वो स्पॉट मार्केट में जाके डॉलर लेके आ गया। अब मेरे घर में बहुत सारे डॉलर इकट्ठा हो गए, यानी कि जो डॉलर लोन था वो इकट्ठा हो गया, और 240 करोड़ से जो कन्वर्ट हुआ डॉलर वो इकट्ठा हो गया। फिर बैंक का फ़ोन आ गया, तो बैंक को लोन दे के आ गया और इंटरेस्ट भी पे करके आ गया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इस स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करने से मेरी हेजिंग हो गई। हेजिंग क्यों हो गई, क्योंकि जो मुझे डर लग रहा था कि फॉरेन करेंसी गिर ना जाए, कि रुपीस गिर ना जाए, उसका मुझे चिंता ही नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी मुझे रुपया मिलेगा 740 करोड़, उसमें से 500 करोड़ रुपए के बदले में तो डॉलर लोन वापस मिल ही जाएगा मुझे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण। 240 करोड़ जो है वो भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं, यानी कि 240 करोड़ की हेजिंग नहीं हुई, 500 करोड़ की कंप्लीट हेजिंग हो गई। 240 करोड़ में भगवान भरोसे लेके चलेंगे, यानी कि जो भी स्पॉट रेट जो मैच्योरिटी का होगा उस दिन के रेट पे हम लोग डॉलर ले आएंगे। लेकिन 500 करोड़ की चिंता नहीं है, क्योंकि 500 करोड़ का स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, सिर्फ 500 करोड़ के बदले में डॉलर लोन तो मिल जाएगा, क्योंकि अग्रीड रेट पे हमने स्वैप किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हेजिंग हो गई। सेकेंड पार्ट है, अज्यूमिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट ऑफर्स अ स्वैप एट स्पॉट रेट विच इज़ $1.50 in 1 year, then should the company should opt for this option, or should it just do nothing? The spot rate after 1 year is expected to be $1 is equal to rupees 54. Further, you may also assume that the drill dip can also take a dollar loan at 8% per annum. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसका डिपार्टमेंट नंबर जो 2 है उसका फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला हमारे साथ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या। तो मैंने उनको बताया कि जो डिपार्टमेंट नंबर 1 है ना, वो मुझसे 500 करोड़ रुपए मांग रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, 50 रुपये पर डॉलर के रेट से स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं T=0 को, यानी कि 500 करोड़ रुपए के बदले 10 करोड़ डॉलर ड्रिल डिप को इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 2 को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रिल डिप ने बोला हाँ ठीक है, 10 करोड़ रुपए लाता हूँ। तो ड्रिल डिप ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने बैंक को फ़ोन लगाया और बोला कि मुझे 10 करोड़ लोन चाहिए, यानी कि 10 करोड़ डॉलर लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो ड्रिल डिप ने बोला हाँ ठीक है। फिर ड्रिल डिप ने ये 10 करोड़ डॉलर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 2 को लाके दे दिए और उनसे 500 करोड़ रुपया ले लिया, यानी कि T=0 का जो स्पॉट रेट दिया हुआ है 50 रुपीज़ पर डॉलर, ये रहा $1 इज इक्वल टू ₹50। इस रेट पे 500 करोड़ रुपए ले लिए और ये 500 करोड़ रुपए लेके इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 1 को लाके दे दिए।
क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 1 ने ही हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ करने का बोला था, लेकिन जो फ़ोन आया था स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करने का वो डिपार्टमेंट नंबर 2 से आया था। ठीक है, तो 500 करोड़ ला के मैंने इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 1 को दे दिया, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 को मैंने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 2 के साथ। अब मैच्योरिटी डेट को क्या होगा? मैच्योरिटी डेट को सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नंबर 1 से मैं 740 करोड़ रुपए ले लूँगा, यानी कि टी टू मैच्योरिटी को सबसे पहले मैं 740 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई, यानी कि 500 करोड़ रुपए दे दूंगा और 10 करोड़ ले लूँगा, यानी कि जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ था टी इज इक्वल टू 0 में उसको ही यहाँ पे रिपीट करना है, बस रिवर्स कर देना है। रिवर्स कर देना मतलब हमने क्या ट्रांजैक्शन किया था? हमने ट्रांजैक्शन किया था 10 करोड़ रुपए देना, 500 करोड़ लेना, और रेट वहाँ पे था 50 रुपये पर डॉलर। यहाँ पर भी वही होगा कि 50 रुपये पर डॉलर ही रेट है, बस यहाँ पे रिवर्स पोजीशन हो जाएगी। अब मैं 500 करोड़ लौटा दूंगा, 10 करोड़ मुझे मिल जाएंगे वापस। ठीक है, तो यहाँ पर तो मेरा काम हो गया इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 2 के साथ। तो जो 740 करोड़ रुपए आए उसमें से 500 करोड़ अलग किए और इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 2 को लाके दे दिया और उनसे 10 करोड़ डॉलर ले लिया। फिर क्या किया? फिर जो 240 करोड़ बच गए थे, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया था हाथ में फॉरेन करेंसी, उसको स्पॉट मार्केट में 54 रुपीज़ पर डॉलर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 साल बाद एक्सपेक्टेशन है कि $1 54 के बराबर हो सकता है, तो 1 साल बाद 240 करोड़ रुपीज़ 54 रुपीज़ पर डॉलर के रेट से डॉलर ले आया मैं स्पॉट मार्केट से। फिर बैंक का फ़ोन आ गया और बैंक को 10 करोड़ डॉलर प्लस डॉलर इंटरेस्ट दे के आ गया वापस। तो इस तरीके से मेरे ट्रांजेक्शन्स चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कैश फ्लो की बात करेंगे टी इज़ इक्वल टू 0 को क्या कैश फ्लो हुआ और टी इज़ इक्वल टू मैच्योरिटी को क्या क्या कैश फ्लो हुआ, तो हमको पता चलेगा कि टी इज इक्वल टू 0 को सिर्फ एक कैश फ्लो हुआ, विच इज़ डॉलर लोन की लाइबिलिटी अराइज हो गई, यानी कि मुझे कैश इनफ्लो हो गया 10 करोड़ डॉलर्स का। अगर आप टी इज इक्वल टू 0 को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मेरे पास खुद के कोई पैसे नहीं थे, सबसे पहले कैश इनफ्लो हुआ 10 करोड़ डॉलर। फिर वो 10 करोड़ डॉलर इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 2 को दे के आ गया, 500 करोड़ ले लिया। फिर 500 करोड़ रुपया इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 1 को दे के आ गया। तो कुल मिला के मेरे घर में सिर्फ एक कैश इनफ्लो हुआ विच इज़ 10 करोड़ डॉलर्स, यानी कि डॉलर लोन लाइबिलिटी अराइज हो गई 10 करोड़ डॉलर्स। यहाँ पे प्लस का साइन है कैश इनफ्लो, ठीक है, माइनस का साइन यानी कि कैश आउटफ्लो। अब मैच्योरिटी डेट को क्या हुआ? मैच्योरिटी डेट को स्पॉट मार्केट में सेल कर दूंगा 240 करोड़ एट द रेट 54 रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि 240 करोड़ रुपीज़ डिवाइडेड बाय रुपीज़ 54 पर डॉलर, रुपीज़ रुपीज़ कट जाएगा, आंसर होम करेंसी में आएगा यानी कि डॉलर, तो डॉलर 4.444 करोड़ मुझे मिल जाएंगे। तो ये मेरे लिए कैश इनफ्लो होगा टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी को। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी लगेगी? तो 10 करोड़ डॉलर पे 8% के रेट से 12 महीने के लिए लगेगा, क्योंकि मैंने 1 साल का लोन लिया, क्योंकि जो मुझे पैसा मिलने वाला है 740 करोड़ वो 1 साल बाद मिलेगा, तो मैंने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट भी 1 साल का किया और जो लोन लिया वो भी 1 साल का ही लिया। तो 10 करोड़ डॉलर पे 8% इंटरेस्ट रेट होता है 0.80 करोड़ डॉलर्स। तो नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि कैश आउटफ्लो होने वाला है टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी को, और साथ ही साथ मैं डॉलर लोन का रीपेमेंट भी कर दूंगा जो कि मुझे रिसीव हुआ था ड्यू टू द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप टी इजिकल टू मैच्योरिटी को देखोगे तो आपको 10 करोड़ डिपार्टमेंट नंबर 2 ला के दे देगी और ये 10 करोड़ आप बैंक को जाके दे दोगे। तो 10 करोड़ कहाँ से आए मेरे पास? तो 10 करोड़ मेरे पास स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करने से आए, यानी कि नेगेटिव 10 करोड़ डॉलर्स। तो मैच्योरिटी डेट को 10 करोड़ चले जाएंगे, 0.80 करोड़ चले जाएगा और 4.444 करोड़ मिल जाएंगे। तो अगर नेट डॉलर रिसिप्ट देखेंगे तो टी इजिकल टू 0 को आपको मिले थे 10 करोड़ डॉलर्स कैश इनफ्लो और टी इजिकल टू मैच्योरिटी को आपका कैश आउटफ्लो होगा 6.356 करोड़ डॉलर्स, यानी कि नेट आपका जो डॉलर रिसीट्स है यानी कि नेट कैश इनफ्लो आपको होगा 3.644 करोड़ डॉलर्स का, अगर आप स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो। अगर आप स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका काम करेगा। एक और केस डिस्कस करते हैं कि अगर मैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो क्या होता।
तो अगर मैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो मैं लोन तो वैसे भी लेता बैंक से, क्योंकि मेरे पास घर में पैसे नहीं पड़े हुए हैं, मुझे बैंक से पैसा चाहिए। तो बैंक से 10 करोड़ डॉलर्स ले लूँगा। 10 करोड़ डॉलर लेके स्पॉट मार्केट में, यानी कि T=0 का जो रेट चल रहा है 50 रुपये पर डॉलर, उसमें 10 करोड़ डॉलर दे दूंगा और 500 करोड़ रुपया ले लूँगा। फिर ये 500 करोड़ रुपया ला के दे दूंगा इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 1 को। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नंबर 2 के साथ, वहाँ पर मेरा अग्रीड रेट ही स्पॉट रेट के बराबर था। ये देखिए 50 रुपये पर डॉलर इज़ द स्पॉट रेट विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू द अग्रीड रेट। बट सिंस यहाँ पर कोई भी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ स्पॉट रेट की बात चलेगी। तो स्पॉट रेट 50 रुपये पर डॉलर के रेट से 500 करोड़ आए थे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नंबर 1 को दे दिए। अब मैच्योरिटी डेट को क्या होगा, T=टू मैच्योरिटी को जिस दिन स्पॉट रेट हो गया 54 रुपीज़ पर डॉलर, तो सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नंबर 1 मुझे 740 करोड़ रुपए दे देगा T=टू मैच्योरिटी को। ये 740 करोड़ रुपया ले करके स्पॉट मार्केट चले जाऊंगा और डॉलर 54 रुपीज़ पर डॉलर के रेट से डॉलर ले लूँगा। फिर जितना भी डॉलर आया उसमें से 10 करोड़ डॉलर प्लस डॉलर का इंटरेस्ट चुका दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो 54 रुपीज़ है पर डॉलर, ये किसी को पता नहीं था, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है। यानी कि इस केस में जो 54 रुपीज़ पर डॉलर है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने कोई भी हैजिंग नहीं की। ये 54 रुपीज़ 50 रुपये भी हो सकता था, 48 रुपीज़ भी हो सकता था, 40 रुपीज़ भी हो सकता था, या फिर 60 रुपीज़ 70 रुपीज़, यानी कि कुछ भी हो सकता था। तो हमारा जो एक्सचेंज रिस्क है उसको हमने अनहेज ही छोड़ दिया, मतलब हेजिंग नहीं की। जो भी एक्सचेंज रेट होता T=टू मैच्योरिटी पे, उसमें मैं 740 करोड़ यानी कि फॉरेन करेंसी जो रिसीव हुआ मुझे, उसको कन्वर्ट कर लेता होम करेंसी में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर T=0 को मुझे डॉलर लोन लाइबिलिटी यानी कि कैश इनफ्लो हो जाएगा 10 करोड़ डॉलर्स का। स्पॉट मार्केट में सेल कर दूंगा 740 करोड़ एट द रेट 54 रुपीज़ पर डॉलर। 740 करोड़ रुपीज़ डिवाइडेड बाय 54 रुपीज़ पर डॉलर, रुपीज़ रुपीज़ कट जाएगा, आंसर आएगा डॉलर में डॉलर 13.70 करोड़। ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट मुझे लगेगी 10 करोड़ इंटू 8% यानी कि 0.80 करोड़ डॉलर्स। तो T=टू मैच्योरिटी को मेरा कैश इनफ्लो होगा 13.70 करोड़ और कैश आउटफ्लो होगा 0.80 करोड़ डॉलर्स। रीपेमेंट ऑफ डॉलर लोन रिसीव्ड ड्यू टू स्वैप कॉन्ट्रैक्ट = नील। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंस मैंने कोई स्वैप कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मुझे कोई भी 10 करोड़ लोन का जो अमाउंट है वो मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नील लिखा, क्योंकि सिंस स्वैप कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 10 करोड़ जो डॉलर का लोन है वो कहाँ से आएगा, तो वो एक्चुअली यहाँ से आएगा कि अभी आपका जो T=टू मैच्योरिटी को कैश इनफ्लो नेट बचा है वो है 12.90 करोड़ डॉलर्स, और T=0 को आपको 10 करोड़ डॉलर्स मिल गए थे। ये आपकी लाइबिलिटी है जो आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी, यानी कि कैश आउटफ्लो होगा T=टू मैच्योरिटी को 10 करोड़ डॉलर्स का, यानी कि 12.90 करोड़ नेट आपको मिल गए और 10 करोड़ डॉलर आपके चले गए। नेट आपके जेब में 2.90 करोड़ डॉलर बच गए। ठीक है। तो अगर आप स्वैप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो 2.90 करोड़ डॉलर आपको नेट बचेंगे, और अगर आप स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 3.644 करोड़ डॉलर आपको बचेंगे। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिंस नेट रिसीट्स इज हायर अंडर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 3.644 करोड़ डॉलर्स इज मोर देन 2.90 करोड़ डॉलर्स, कंपनी शुड ऑप्ट फॉर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन। तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा कि कंपनी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उससे दो काम हो जाएंगे। सबसे पहले तो हेजिंग हो जाएगी, तो कोई एक्सचेंज रिस्क फील नहीं हो रहा होगा, और दूसरी बात यह है कि आपको जो रिसीट्स हैं, मतलब होम करेंसी इनफ्लो बचेगा थोड़ा बहुत, वो ज़्यादा बचेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप हेजिंग नहीं करते हैं तो। ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हेजिंग कर सकते हैं यूजिंग द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉरेक्स चैप्टर।